दोस्तों 10 साल हो गए हैं बीजेपी को रूल करते हुए और इन 10 सालों में इन्होंने जो कुछ भी किया है वो डिसाइड करेगा इनके आने वाले 5 सालों में आने की पॉसिबिलिटी का। इस वीडियो में यहाँ पे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डिमोशन या प्रमोशन नहीं करूंगा, बल्कि डिस्कशन करूंगा इस बात पे कि बीजेपी ने अपने दोनों साल के मैनिफेस्टो में जो कुछ भी वादा किया, क्या बीजेपी उन वादों को पूरा की है, और अगर की है तो किस तरह से वो हमारी कंट्री को आज अफेक्ट कर रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिंप्लीफाइड विद शशांक में। बने रहिए वीडियो के एंड तक सारी चीजों को जानने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, सो दैट सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलेस्ट फॉर्म में समझ सके हम। और वीडियो से आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट जाती है और बीजेपी सेंट्रल में उभर के आती है एज अ रूलिंग पार्टी। और आने के पहले ये बहुत सारे वादों के साथ आती है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ आती है। जनता से वादे करना और लोगों को एक्सपेक्टेशन देना ये हर पार्टी का एक काम होता है, हर पार्टी का एक एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, वो करती हैं। और बीजेपी ने भी इस फुट स्टेप को फॉलो किया। इन्होंने बहुत सारे वादे किए, जिनमें से कुछ वादे हैं करप्शन को रोकने पे फोकस करना, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसीज रखना, डेवलपमेंट ऑफ रोड, रेलवेज, स्पोर्ट्स, माइनॉरिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट और भी बहुत कुछ। सिमिलरली इन्होंने 2019 में भी प्रॉमिस किया आर्टिकल 370 को रिमूव करना, फार्मर की इनकम दोगुनी करना, इकोनॉमी में 3rd पोजीशन पे आना, जीएसटी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्वच्छ भारत अभियान एंड एवरीथिंग, रोड, रेलवे अगेन, फोकसिंग ऑन आइलैंड एंड यूनियन टेरिटरी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, गोरखा मैटर, राम मंदिर, सबरीमाला इशू, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, वासुदेव कुटुंबकम और ऐसे ही बहुत से वादे। इनके दोनों टेन्योर में दोस्तों पब्लिक को 2 चैलेंज भी फेस करने पड़े। पहला चैलेंज आता है डिमोनेटाइजेशन का, जहां लोगों ने लाइन में लग के समर्थन भी दिया गवर्नमेंट को, प्रॉपर पेशेंस के साथ सारी की सारी चीजें एक्सेप्ट की। दूसरा चैलेंज आता है साल 2019 में कोविड का, उसके कारण लॉकडाउन में भी पब्लिक सपोर्ट कर रही थी। कुछ लोग जरूर ऐसे थे जो नहीं मान रहे थे चीजों को, जिसका खामियाजा पूरे के पूरे कंट्री को भुगतना पड़ा। सो ये 2 चैलेंज थे। पहला जो डिमोनेटाइजेशन का था वो इनकी तरफ से ही था, और जो दूसरा था यानी कि कोविड-19 वो नेचुरल था। अब प्रोमिसेस तो हमने सुन लिए दोस्तों, लेकिन अब मेन बात आती है कि इन्होंने कितने वादों को अपना पूरा किया, क्योंकि जनता ने इन्हें काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ लाया था। साल 2014 में जब ये आए थे तो 282 सीट पे विक्ट्री हुई थी इनकी, एंड इसके बाद जब 2019 में ये आते हैं तो 303 सीट से जीत के आते हैं। यानी कि साफ जाहिर है जनता ने काफी समर्थन दिया है और काफी अच्छा अचीवमेंट था इनकी तरफ से। अब इन सारी चीजों के रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या दिया, जनता के प्यार का, जनता के समर्थन का क्या सम्मान किया और इनको क्या रिटर्न में दिया, आइए समझते हैं। दोस्तों साल 2014 में जो पहला प्रॉमिस था इनका वो इनके मैनिफेस्टो में था करप्शन को रोकने का, करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने का। लेकिन अगर सीरियसली देखा जाए तो सबसे बड़ा करप्शन जो निकल के आता है या जो सबसे बड़ा स्कैम उभर के आता है वो होता है डिमोनेटाइजेशन। इन्होंने जो सोच के डिमोनेटाइजेशन किया वैसा 1% भी नहीं हुआ। इन्होंने सोचा था कि ब्लैक मनी वापस आ जाएगी, इन्होंने सोचा था कि टेररिस्ट फंडिंग जो होती है वो रुक जाएंगी और ऐसी और भी कई सारी चीजें, लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन आरबीआई ने ये क्लियर किया था कि करेंसी इन सर्कुलेशन यानी कि CIN जो है वो 99.3% वापस आ चुका है। यानी कि लोगों ने तरीके ढूंढ लिए थे कि किस तरह से डिमोनेटाइजेशन में अपने ब्लैक मनी को वाइट कन्वर्ट कर दो। दोस्तों इनके डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन का इवन आरबीआई ने भी खंडन किया था, आरबीआई ने भी रिजेक्शन दिया था। जब गवर्नर थे रघुराम राजन, उस वक्त उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था, लेकिन 4 नवंबर को उनके रिजाइन करने के बाद 8 नवंबर को जब उर्जित पटेल गवर्नर बनते हैं आरबीआई के, तब जाके गवर्नमेंट जो होती है वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है और एग्जीक्यूट भी करती है। आरबीआई ने ये कह के मना किया था कि 85% नोट जो है वो 1000 और 500 के हैं मार्केट में जो सर्कुलेट हो रहे हैं, और अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये फीजिबल नहीं होगा, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे कंट्री में। इनके डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन में इनको जब आरबीआई ने भी रिजेक्ट कर दिया, इसके बाद भी ये नहीं मानते हैं और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसका रिजल्ट यही होता है कि ब्लैक मनी के नाम पे 1 रुपया वापस नहीं आता है। तो दूसरा इनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि टेरर फंडिंग रोकने का। उसकी भी बात अगर की जाए तो जब डिमोनेटाइजेशन होता है उसके बाद ही इतने सारे टेरर अटैक हुए हैं कि जिनकी लिस्ट शुरू होती है तो फिर खत्म ही नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर में साल 2016 में नागरिकता अटैक, 2017 में सुकमा अटैक, 2017 में ही अमरनाथ यात्रा अटैक, उसके बाद 2018 में एक अटैक और फिर 2019 में पुलवामा अटैक, जिससे आप और हम दोनों कंप्लीटली अवेयर हैं।
सो इनके इस डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ा टेरर फंडिंग में, लेकिन एक इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया इनके इस डिसीजन से। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ऐसी नोट को बंद किया जाए जो कि 85% है उस करेंसी का जो सर्कुलेट हो रही है आपकी कंट्री में, डेफिनेटली असर पड़ेगा मार्केट में और बिजनेस में। जब इनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं इन्हें अचीव हुआ तो फिर इसके बाद दो और ये ऑब्जेक्टिव लाते हैं लोगों को बताने के लिए, लोगों को मिसलीड करने के लिए कि डिमोनेटाइजेशन से पहली चीज़ तो ये हुई है कि डिजिटल इंडिया हो गया, और दूसरी चीज़ ये हुई है कि टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा हुआ है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये दोनों चीज़ इनके ऑब्जेक्टिव नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ये दोनों चीज़ डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट भी नहीं। तो दूसरा करप्शन निकल के आता है दोस्तों, या उसे स्कैम कह लीजिए आप, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का है। अब इस चीज़ में मैं ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये रिसेंट का टॉपिक है एंड आई होप सो कि ये सारे के सारे लोगों को पता होगा। सो मोटे मोटे तौर पे मैं यही कहूँगा कि दो ही करप्शन निकल के आते हैं इन 10 साल के टेन्योर में, जो नंबर्स में तो काफ़ी छोटे हैं लेकिन इश्यूज़ में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और हुए भी सेंट्रल की वजह से हैं। बट स्टिल कंपेयर किया जाए अगर लास्ट गवर्नमेंट से, तो जो नंबर्स हैं करप्शंस के वो काफ़ी कम हैं। दोस्तों साल 2014 का इनका जो दूसरा प्रॉमिस रहता है वो रहता है एम्प्लॉयमेंट का, और इसमें भी काफ़ी डिजास्टर साबित होते हैं ये अपने एक्शंस को लेके। क्योंकि अभी रिसेंट में ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है जहाँ पे ये क्लियर कट मेंशन है कि वो लोग जो हायर एजुकेशन लिए हुए हैं वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं कंपेयर टू उनके जिनका बेसिक एजुकेशन है या स्कूलिंग भी नहीं। सो ये सिनेरियो रिसेंट का है। इसके पहले की अगर बात की जाए तो IIM की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बढ़ते एजुकेशन लेवल के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। इसके अलावा CMI की रिपोर्ट की माने तो 8% से ग्रोथ हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, और ये रिपोर्ट भी रिसेंट के ही महीने की है। और अगर आप इस चीज़ को डिफेंड करते हैं दोस्तों कोविड-19 को लेकर कि कोविड-19 आ गया था इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो आपको बता दूं कि ये जो डेटा है जो आज बोल रहा है ऐसा, वो कोविड-19 से पहले भी सेम चीज़ कन्वे कर रहा था। और इवन गवर्नमेंट डेटा से ही ये कंक्लूजन मिला, ये कंफर्म हुआ कि पिछले 45 सालों में भारत ने सबसे बड़ी बेरोजगारी देखी। दोस्तों जॉब और एम्प्लॉयमेंट के अलावा अगर मार्केट में भी बात देखी जाए तो मार्केट में भी महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। साल 2013 में पेट्रोल जो कि 74 रुपये लीटर पे मिला करता था वो साल 2024 तक आते आते 107 और 108 रुपये लीटर मिल रहा है। अब दोस्तों पेट्रोल और डीजल यानी कि क्रूड ऑयल के जो दाम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला आपका इंटरनेशनल मार्केट पे उसका प्राइस क्या है, और दूसरा गवर्नमेंट उस पर टैक्स कितना लगाती है। सो पहला जो पॉइंट है यानी कि इंटरनेशनल मार्केट पे प्राइस, तो ये पाया गया है कि जब जब इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस बढ़ा है तब तो हमारे इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े ही बढ़े हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस लो हुआ है या गिरा है तब यहाँ के प्राइस गिरे नहीं हैं, ये प्राइस कांस्टेंट रहे हैं उतने में ही जितने वो पहले थे। यहाँ टैक्स की बात की जाए दोस्तों तो जो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करती है पेट्रोल और डीजल में, तो पेट्रोल में वो है 19.90 रुपये पर लीटर और डीजल में वही चीज़ है 15.80 रुपये पर लीटर। अब पेट्रोल डीजल के अलावा जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ इंसान के लिए होती है वो होती है राशन। और राशन की अगर बात की जाए दोस्तों तो अरहर दाल जो कि साल 2013 में 70 रुपये किलो मिलती थी वो साल 2024 के आते आते 180 से 200 रुपये किलो हो गई। इसके अलावा सरसों का तेल जो 90 रुपये लीटर हुआ करता था वो साल 2024 के आते आते 150 से 180 रुपये लीटर हो गया। इस गरीबी और भुखमरी से इंसान इंटरनली मर रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को सुधारने की जगह किसी सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट के विजिट पे डेवलपमेंट ना करने की जगह आप दीवार उठा के अपने नाकामयाबियों को छुपाते हैं। इस कैरेक्टर में थोड़ा क्वेश्चन उठाना तो बनता है। साल 2013 के जो हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन थी वो 63 थी 78 कंट्रीज में से, और साल 2024 में जो पोजीशन थी वो 111 थी 125 कंट्रीज में से। मतलब 2013 में भी सिर्फ और सिर्फ 15 कंट्रीज से आगे और 2024 में सिर्फ और सिर्फ 14 कंट्रीज से आगे। ये किस तरह का डेवलपमेंट था एम्प्लॉयमेंट का और पब्लिक का। इन सब के अलावा दोस्तों अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च सेंटर 3.2 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी है जो मिडिल क्लास से नीचे आ गई है यानी कि पुअर क्लास में आ गई है, और 7.2 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जो पहले पुअर क्लास में एग्जिस्ट करती थी वो अब पॉवर्टी लाइन के भी नीचे आ गई। इसी इशू को अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए तो हम फार्मर्स की बात करते हैं, और फार्मर्स की इनकम 2 गुने करने का वादा लेकर आने वाली बीजेपी के ही टेन्योर में ये पाया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हुई हैं, फार्मर प्रोटेस्ट हुए हैं, वो इनके ही टेन्योर में हुए। और ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो किसी ऐसे वैसे लेवल के नहीं, ये अच्छे खासे बड़े लेवल के प्रोटेस्ट हुए हैं। और साल 2022 में 11,290 सुसाइड हुई हैं फार्मर्स की, जो कि 3.75% ज़्यादा है साल 2021 से। अब इन सब के अलावा डेवलपमेंट के लिए दोस्तों जो भी इन्होंने योजनाएं लाई हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, PM आवास योजना, बिजली, पानी, सड़क, फ्री राशन, सब्सिडी ऑन LPG, ये सारी की सारी योजनाएं तारीफ के काबिल हैं। इसके लिए इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका एडवांटेज भी हुआ है।
लेकिन अगर गौर से देखा जाए दोस्तों तो ये सारी की सारी चीजें बेसिक नीड है और ये हर गवर्नमेंट करती है आने के बाद, यानी कि फ्री के नाम का जाप करवाना। इसके बाद जब ब्लैक मनी की बारी आती है, जो पर्टिकुलर मेंशन करते हैं ये अपने मैनिफेस्टो में कि हम ब्लैक मनी को भी वापस लाएंगे दूसरी कंट्रीज से, वहां पे भी ये फेल है। डिमोनेटाइजेशन को ये बताते हैं कि हम ब्लैक मनी के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड पता चलता है कि ब्लैक मनी के नाम पे एक भी रुपए वापस नहीं आया है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने अभी डिस्कशन किया है। इसके अलावा दोस्तों ये एक चीज़ मेंशन करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो रहेगी वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेंशन ये कुछ और करते हैं उसका ठीक उल्टा है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेना, चाहे वो मीडिया को परचेज कर लेना, वो जो भी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के तो बिल्कुल अगेंस्ट वाली चीज़ें। द वायर में छपे इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्लियरली मेंशन है कि CAG जो कि इंडिया की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, वो तक इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पा रही। ये क्लैरिटी मिलती है हमको इनकी ऑडिट रिपोर्ट से, जो कि 55 थी 2015 में और 2020 के आते आते 14 हो गई, यानी कि 75% का डाउनफॉल। डिफेंस की ऑडिट रिपोर्ट 2017 में 7 थी और 2020 के आते आते 0 हो गई। अगर आपको नहीं मालूम कि ये CAG क्या है तो आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों कि CAG ये वही बॉडी है जो 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला हुआ, वो इन सारी चीज़ों को ऑडिट की थी और अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और जब CAG ऑडिट करती है किसी भी चीज़ को तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस ऑफिसर को जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिट करने के लिए और जो रिस्पॉन्सिबल होता है करप्शन को रिवील करने के लिए। एक ऐसा ही केस आयुष्मान भारत की स्कीम इम्प्लीमेंटेशन पे आता है, जहाँ दत्ता प्रसाद सूर्यकांत का ट्रांसफ़र हो जाता है जब वो एक रिपोर्ट देते हैं अपने ऑडिट की, जहां वो 964 हॉस्पिटल को ऑडिट करते हैं जो कि 28 स्टेट की 161 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। और ये मेंशन करते हैं कि ऑलमोस्ट 2,25,000 केसेस ऐसे हैं जहां पे सर्जरी की जो डेट है वो पेशेंट के डिस्चार्ज की डेट की बाद की लिखी हुई है। इसी तरह एक सिमिलर केस निकल के आता है अपूर्वा सिन्हा का, जो एक दूसरे ऑफिसर हैं जो कि द्वारिका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को ऑडिट करते हैं। और इनकी रिपोर्ट में ये निकल के आता है कि जहां पे 18 करोड़ पर किलोमीटर का खर्चा आना है, वहां पे 250 करोड़ पर किलोमीटर को अप्रूव किया गया है। और रिजल्ट इनका भी यही होता है दोस्तों कि इनका भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसीज पे सवाल उठाने के लिए दोस्तों बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे ये हमें समझ में आता है कि ये गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल भी नहीं रखती है, और ट्रांसपेरेंसीज को छुपाने के लिए ये क्या क्या एक्शन लेती हैं ये सारी की सारी चीज़ें बयां करती हैं। अब इसके बाद अगर बात की जाए माइनॉरिटीज़ की, जो कि इनके मैनिफेस्टो में मेंशन है कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी ये काफ़ी काम करेंगे, काफ़ी कुछ इम्प्रूव करेंगे, तो वो चीज़ इन्होंने की है। माइनॉरिटीज़ के लिए इन्होंने वाकई में बहुत कुछ किया है, वो चाहे फिर 3 तलाक का हटाना हो या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स का लाना हो जिसके ज़रिए उनको फ़ायदा हो। एजुकेशन में अगर देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ के लिए इनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम, बेगम हज़रत महल नेशनल स्कीम जो कि क्लास 9th और 12th की गर्ल्स के लिए है, नया सवेरा जहां 6 लाख से कम इनकम वाली फैमिलीज़ के बच्चों की स्किल को डेवलप किया जाएगा, उन्हें फ्री कोचिंग्स और ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट के लिए भी इनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, वीकर सेक्शंस को एम्पावर करने के लिए, सीखो और कमाओ टू अपग्रेड योर स्किल्स, नई मंजिल, गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट, PMKVY, NMDFC, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, ऐसी और भी कई योजनाएं। रेल रोड और एयरपोर्ट की बात की जाए दोस्तों तो ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है, आप इसको अपने आसपास की जगहों में भी देख सकते हैं। इसके अलावा टूरिज्म को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है इस गवर्नमेंट के ज़रिए, वो चाहे फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हो, वो चाहे फिर लक्षद्वीप से हो जो कि अभी बनने वाला है। इसके अलावा चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे वो फिर काशी का हो, जहाँ कहीं भी टूरिज्म क्रिएट किया जा सकता था वहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। हेल्थ केयर की दोस्तों अगर बात की जाए तो 16 और नए एम्स बनवाए गए हैं, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है अगर पिछले 10 साल में ऐसा हुआ है तो। इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो इसके लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के पास। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्कीम है सखी सेंटर, जो कि उन सारी वुमेन के लिए, उन सारी महिलाओं के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल वायलेंस या किसी भी तरह के वायलेंस का शिकार हुई हों। यहाँ पे इनको जो सर्विसेज मिलती है वो पुलिस फैसिलिटी, मेडिकल एड, लीगल हेल्प, लीगल काउंसलिंग और वुमेन हेल्पलाइन नंबर जो कि 24 घंटे के लिए एक्टिव रहता है, दैट इज 181। इसके अलावा स्वधर गृह स्कीम जो कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला स्कीम एंड PMMVY। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके लिए हर प्रेग्नेंट वुमेन एलिजिबल होती है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वहाँ पे उसको 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपये दिए जाते हैं उसकी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में। दोस्तों 2019 के प्रोमिसेस की अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर लिस्ट में इन्होंने धारा 370 आर्टिकल 370 को रखा था,
और उसके रिमूवल के लिए बात की थी कि जब भी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो सबसे पहला काम यही करेंगे, और ऐसा हुआ। ये छोटा मोटा काम नहीं था, क्योंकि अगर छोटा मोटा काम होता तो पुरानी गवर्नमेंट भी इस काम को कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे गट्स की बात हो या चाहे इंटरेस्ट की बात हो, मगर यहाँ पे इन्होंने इस काम को किया और इसके लिए इनको अप्रिशिएट करना बनता है। इसके बाद जो इनका प्रॉमिस रहता है दोस्तों, वो रहता है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का इंडिया को, जिसमें अभी तक तो इनको सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं ये, तो आगे आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि अचीव कर लेंगे। नाउ गॉड नोस के आने वाले समय में इनकी क्या प्लानिंग। जीएसटी की बात की जाए दोस्तों, तो हर एक स्टेट अपोज करता है इस पर्टिकुलर टैक्स को लेके, और हर एक छोटा और बड़ा बिजनेसमैन परेशान है जीएसटी को लेके। इसके अलावा नॉर्मल टैक्स की भी बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है हर जगह, हर चीज़। साल 2019 में इन्होंने दोस्तों एक चीज़ और मेंशन की थी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहाँ पे इन्होंने एक स्कीम भी लेके आई थी, स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान के अंदर भी इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हर जगह जो सबसे पहला चैलेंज है ओपन डेफिसिट, इसको लेके कुछ काम करेंगे, और इसको लेके इन्होंने काम किया भी, जहाँ पे 9 करोड़ 20 लाख टॉयलेट्स भी बनवाए इन्होंने। लेकिन ये काम आधा अधूरा ही रहा, पार्शियली ही कंप्लीट हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट डेटा ही वेरीफाई करता है कि 14% टॉयलेट्स ऐसे हैं जिनका सेकेंड राउंड ऑफ वेरिफिकेशन नहीं हुआ। कुछ इंडिपेंडेंट सर्वे हैं यहाँ पे दोस्तों जो कुछ और ही रिपोर्ट दिखाते हैं, और उनकी बात की जाए अगर तो एक सर्वे है राइस सर्वे, जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि टॉयलेट्स बने होने के बावजूद भी 23% लोग ऐसे हैं जो बाहर ही अपनी डेली एक्टिविटीज़ करना प्रेफर करते हैं। 2019 के मैनिफेस्टो में दोस्तों इन्होंने यूनियन टेरिटरी पे ध्यान देने का भी मेंशन किया था, और साथ ही साथ आइलैंड के ऊपर भी ध्यान देने का मेंशन किया था। ऑल्दो आइलैंड के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया, लक्षद्वीप के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा, अभी अभी वहाँ के लिए बजट भी अलॉट किया गया है और वहाँ पे काम भी चालू किया है। इसके अलावा अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो लद्दाख पिछले 1 महीने से स्ट्राइक पे बैठा हुआ है अपने कुछ डिमांड को लेके, जहां मुड़ के देखा भी नहीं जा रहा है कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा डिजास्टर है, सबसे बड़ा फेलियर है अपने वादे को पूरा करने का। इसके अलावा सबरीमाला के इशू, जो गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि अगर वो केरला में अपनी सरकार बनाते हैं तो उस इशू को सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद सेंट्रल ने साथ छोड़ दिया स्टेट गवर्नमेंट का इस मैटर को लेकर। 2019 के मैनिफेस्टो में एक अगला प्रॉमिस होता है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जिसमें अगर मणिपुर की बात की जाए तो फिर बाकी स्टेट को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ इससे पूरी की पूरी कंट्री वाकिफ़ है एक्सेप्ट बीजेपी। गोरखा प्रॉमिस गवर्नमेंट ने इसमें भी वही किया जो सबरीमाला के साथ किया। एंड इसके बाद जो इनका प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, जिसके लिए 20,000 करोड़ अलॉट किया गया, और जो पिछले 7 साल से चल ही रहा है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20% अचीव किया। इनका मानना है कि साल 2024 में ये 33% अचीव कर लेंगे और साल 2026 में ये 60% तक अचीव कर लेंगे। सो ये प्रोजेक्ट दोस्तों अभी तक चल ही रहा है, इसके बारे में हम किसी कंक्लूजन पे अभी नहीं पहुंच सकते। इसके बाद वासुदेव कुटुंबकम, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ट्रीट हो रहा है। ऑल्दो अभी रिसेंट में ही एक सिनेरियो आया है जहाँ स्पेन की एक वुमेन के साथ गलत एक्टिविटीज़ हुई हैं हमारी कंट्रीज़ में, बट बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं इन सारी चीज़ों को लेके। सो वहाँ पे भी ये सही प्रूफ हुए हैं अपने प्रॉमिस को लेके। सो दोस्तों ये थे वो तमाम वादे जो इन्होंने साल 2024 में 2019 में किए थे, और उनके एग्जीक्यूशन के रिजल्ट कि क्या क्या एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया, और उससे क्या क्या एडवांटेज हुआ और कितने हद तक एडवांटेज हुआ। ऑल्दो वो वादे और भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं डीप में बात करना चाहूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी। सो इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है और यहाँ पे अपना बेस्ट ट्राई किया है कि मैं आपको वो चीज़ समझा सकूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आइडिया लग ही गया होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है या इनके काम करने का तरीका क्या है। अभी आपके ऊपर है कि आपको इस तरीके को कंटिन्यू करना है या तरीका बदलना है। डेफिनेटली ये चॉइस हर एक इंडिविजुअल की। वोटिंग की डेट दोस्तों नज़दीक आने वाली है और ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको अगले 5 साल क्या देखना है। ये सेलेक्ट करना आपके ऊपर है और आपका ही डिसीजन है कि किस तरह से अगले 5 साल की लाइफ आपकी हो। सो मैं ऑल द बेस्ट विश करता हूँ आपको आपके डिसीजंस के लिए। एंड इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो अपने डिसीजन ले पाए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी ओपिनियन हो इन सारी चीज़ों को लेके तो वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।